हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शानदार क्लास हमारी शानदार तरीके से रात्रि 8 बजे होती है। बेहतरीन रात्रि 8 बजे मैं हिंदी के लगभग 40 प्रश्न लेकर आता हूँ। सभी लोग जुड़ जाइए, हमारी बेहतरीन क्लास होती है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़िए। पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? पूर्वी हिंदी से जो बोलियां निकली हैं उनका युग्म कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो सर, पूर्वी से 3 बोलियां निकली हैं, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें से देख लो। सर, अवधी तो है लेकिन यहाँ ब्रजभाषा दी गई है, यहाँ मगही है, यहाँ बघेली है पर यहाँ मगही दी गई है, यहाँ छत्तीसगढ़ी है पर यहाँ गढ़वाली। सही ऑप्शन डी, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये जोड़ा सही है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पता है तो बताओ। पता है तो बताओ, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बताइए। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या अर्थ है? ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में कम काम करना। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? बताइए कौन है, इसके प्रयोक्ता कौन है? गजानंद मुक्तिबोध, मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। पक्षी उड़ रहे हैं, सर काम हो रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान या इसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न बताइए। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? बताइए। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? जल्दी से बताइए। तो सर, मैं किसको पढ़ाता हूं? लड़के को। एक कर्म लड़का है और क्या पढ़ाता हूं? वेद। एक कर्म वेद है, तो यहाँ पर कितने कर्म आए हैं? 2 कर्म। आंसर सी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, बहुत शानदार है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी या संस्कृत के उपसर्ग से निर्मित रूप है? बताइए। हिंदी या संस्कृत के उपसर्ग हो, कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइए। तो सर, एक ही शब्द है, अपवाद। ये अप उपसर्ग है, अप, और ये किस भाषा का है? ये हिंदी का है। हिंदी या संस्कृत का पूछा था, तो कौन सा है? अपवाद। ये अपवाद में अप उपसर्ग, ये हिंदी का उपसर्ग है। चलिए बताइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? बताइए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? सर कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी। और भाषा से संबंधी भाग कौन सा है? भाग 17। संविधान के भाग 17, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। खड़ी बोली, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली मानी जाती है? बताइए। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, जो हमारी हिंदी भाषा है, ये खड़ी बोली का ही मानक रूप है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली मानी जाती है। चलिए
मैं छोटा कर दूं इस पीडीएफ को। चलिए अब बताइए, थोड़ा सा कठिन है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। देखिए कौन सा गलत है। उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में अभेद होता है। तो उपमा अलंकार में एक दूसरे की तुलना होती है, बिल्कुल होती है, और रूपक में क्या है, अभेद आरोपित होता है। तो ये तो सही है। रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप होता है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, ये भी सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लाटा अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की, ये भी सही है। उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है, आंसर डी सही होगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अभिमानी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या है सर, अभिमानिनी, ऑप्शन सी सही होगा। क्या है स्त्रीलिंग, अभिमानिनी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए। शानदार प्रश्न है, हिंदी प्रदीपी पत्र का किस प्रकार का समाचार पत्र था। हिंदी प्रदीपी ये साप्ताहिक था, ये पाक्षिक था, दैनिक था या मासिक था। सर ये मासिक पत्रिका थी। अच्छा, कहाँ से जारी होती थी, प्रयागराज इलाहाबाद से, प्रयागराज से। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है सर, एक ही मात्रा लगी है तो ए आएगा, तो एरा, और ये नहीं आएगा क्योंकि यहां आई की मात्रा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, एरा प्रत्यय है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बताइए, 13वां प्रश्न बताइए, बेहतरीन है, बताइए। इनमें से जो जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, करिए, ये प्रश्न कंफ्यूज करेगा आपको, बताइए। जो ना जानता हो, ना लगा है, जो ना जानता हो। अब देखिए, जो ना जानता हो उसे अज्ञानी भी कहते हैं और अज्ञ भी कहते हैं। उसे अज्ञानी या अज्ञ दोनों कहते हैं। अब ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो अज्ञ लगाइएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। अज्ञ, जो ना जानता हो वह अज्ञ है, और अज्ञ ऑप्शन में ना हो तब अज्ञानी करिएगा। चलिए आंसर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए अगला प्रश्न है, बताइए। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया, बताइए। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। पहला गिरमिटियां, पहला गिरमिटियां एक रचना थी, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, बताइए। कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का काम करता है, जल्दी से बताइए। सर एक ही शब्द है, आप निजवाचक का काम करता है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। मोर का पर्यायवाची नहीं है सर, सिखी है, केकी है, कलापी है, तमचुर नहीं है। तमचुर ये मुर्गा का पर्यायवाची है, मुर्गा का। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, अभी अभी बताया था, किस भाग में है। भाग 17 में, और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला शानदार प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए।
आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? सर तिरोभाव होता है। ऑप्शन सी सही है। क्या होगा? तिरोभाव। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताइए किसमें हुआ है? तो सर एमए और बीएड बीच में कॉमा या अर्ध विराम, ये भी अर्ध विराम का चिन्ह लगा होता तब भी ठीक था, और कॉमा लगा है तब भी ठीक है। ऑप्शन सी, डिग्रियों के बीच में कॉमा आना चाहिए या अर्ध विराम। चलिए तो ऑप्शन सी, अगर कॉमा और अर्धविराम दोनों ऑप्शन होते तो हम अर्धविराम वाले में टिक करते। फिलहाल यहाँ अर्धविराम नहीं है तो कॉमा वाला एमए बीएड। चलिए ठीक है। अब आप कहोगे कॉमा तो यहाँ भी लगा है पर यहाँ ऐसे नहीं है, हंस पद चिन्ह नहीं है। हंस पद ऐसे ऐसे एमए के बाद देखिए ये बिंदी रखी है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कॉमा लगा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, अघोष वर्ड कौन सा है? बताइए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष वर्ड होता है, तो कौन सा अघोष वर्ड है? ऑप्शन सी, चा एक अघोष वर्ड है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए। सर कौमुदी का समानार्थी टीका भी होता है, दिवाली भी होता है, व्याख्या भी होता है, ये सभी कौमुदी के समानार्थी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का शब्दावली आयोग कब बना? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? और हिंदी का फेमस प्रश्न है, 1961 में बना। याद रखना कब बना? 1961 में। चलिए बताइए, इनमें से गवैया शब्द क्या है? बताइए गवैया शब्द क्या है? सर गवैया, गवैया एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी, गवैया का तत्सम गायक होता है, गायक होता है। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए पता है तो बताओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने। ऑप्शन सी सही होगा, 1903। चलिए बताइए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? बताइए। द्विगु समास का मतलब एक पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। चलिए तो तिमाही, 3 माह का समाहार, तिमाही में द्विगु समास है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 26वां शानदार प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? बताइए किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो सर जहां द्वारा शब्द लगा हो, तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द रीढ़ी का विलोम शब्द है? बताइए रीढ़ी का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। सर रीढ़ी का विलोम उऋढ़ होता है। उऋढ़ रीढ़ी का होता है, उऋढ़ है ना, जिसपे ऋढ़ ना हो। ऑप्शन ए सही है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। फिर से बताइए। बताइए निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? बताइए उद्दीपन का कार्य कौन करता है? जो मन की भावनाओं को बढ़ा दे, उद्दीपित कर दे। प्रेम पात्र की मधुर बाणी, प्रेम पात्र की मधुर बाणी। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। सर सनसनाहट में
कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है तो शेयर कर दीजिए। 5-7 सेकंड लगते हैं शेयर करने में। चलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़िए, सभी लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आगे बताइए, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? शेयर और सब्सक्राइब से हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे। चलिए, निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? निधन फल। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर, और बताइए रिजोल्यूशन का हिंदी पर्यायवाची क्या है? बताइए। रेजोल्यूशन का हिंदी पर्यायवाची क्या है? बताइए। सर, उसे रेजोल्यूशन को संकल्प कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सर, मिजो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, मिजो शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए। एक ये संस्कृत में एक सूत्र लिखा है, नाकांता में विपन भूर्विवस भातम नितामुखम। ये जो सूत्र लिखा है, यह अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो शायद आपको पता ना हो, क्योंकि कठिन है। भामा का है। किसका है? भामा का है। ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न का लेवल आज बहुत अच्छा है। निम्न में से द्रविड़ भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा अर्थात जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें सभी द्रविड़ भाषा परिवार हैं। तुलु ये कर्नाटक में बोली जाती है, मुख्यतः कर्नाटक में। ऑप्शन सी, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। चलिए बताइए अगले प्रश्न, मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइए। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? सर, मक्खी होता है। मक्षिका का मक्खी, मच्छर मत करना, मच्छर का तत्सम होता है मत्सर, मत्सर ऐसे लिखा जाए, मत्सर। मक्षिका का होगा मक्खी। ऑप्शन बी। चलिए बताइए, हमारा 36वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? सर, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन सी, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन। आहार का मतलब भोजन है। आहार का मतलब है भक्ष्य, आहार का मतलब खुराक है। आहार का मतलब बोझ नहीं होता। ऑप्शन बी सही है। चलिए पता है तो बताओ, समास से प्रश्न है, सरल प्रश्न है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बताइए। प्रेम सागर में कौन सा समास है? सर, प्रेम का सागर। समास विग्रह क्या होगा? प्रेम का सागर। और जहां विभक्ति आ जाए वहां तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो कौन सा वाच्य कहलाता है? एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्ह आ जाएं तो वह वाक्य किस वाच्य का होगा? वह कर्म वाच्य का होता है। वह वाक्य कर्म वाच्य का होता है। जैसे मैं कहूं, राम द्वारा मोहन को पढ़ाया गया, ठीक है,
तो ये कर्मवाच्य भी आ गया और कर्ता भी आ गया। तो देखिए द्वारा से कर्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये वास्तव में कर्म का बोध कराता है और को भी, तो यह मुख्यतः कर्मवाच्य होगा। मुख्यतः कौन सा? कर्मवाच्य। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग होगा? बताइए। क्वेश्चन समझ आया है तो बताओ। पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो तो कौन सा चिन्ह आएगा? सर अर्ध विराम आएगा। इस प्रकार से होता है अर्ध विराम, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो पूर्ण विराम के बाद सबसे कम रुकना हो, पूर्ण विराम के बाद कम रुकना हो तो अर्ध विराम आता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए तो शानदार 40 प्रश्न समाप्त हुए। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर किया करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। चलिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं कल फिर से बेहतरीन 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।